बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलेरिया अवेयरनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस टॉपिक पे गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है मुल्क के मारूफ माहिर अतफाल जनाब प्रोफेसर खुर्शीद अब्बासी साहब को, जो कि मुंसलिक हैं गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो मलेरिया ये बीमारी है ये क्या है और माशरे में किस तरह से फैलती है? जी बहुत शुक्रिया। मलेरिया एक्चुअली इसमें यह है कि बहुत पुरानी बीमारी है और सदियों से चली आ रही है, और वर्ड जो इसका मलेरिया का है, मेल एयर जो है, उसमें से डेराइव की गई है और बहुत कॉमन है थ्रू आउट वर्ल्ड। खास तौर पे तीसरी दुनिया में, जिसे हम डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा इसका इंसिडेंस जो है, प्रिवेलेंस, वो है अफ्रीका में। खासतौर पे अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, और उसमें एशिया, साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। अगर हम इसकी बात करें कि कितनी लोगों को होती है, तो ये बिलियंस में आ जाती है अगर इंसिडेंस की बात की जाए। अगर हम उसकी बात करें कि कितनी अमवात वाक़ई होती है उसमें से, तो तकरीबन 1 मिलियन डेथ्स होती हैं सिर्फ बच्चों में। पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं कि 1 मिलियन डेथ्स बच्चों में होती है इसकी वजह से, जिससे ये आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक मुहल्लिक बीमारी है। तो सिर्फ मलेरिया नाम है, लेकिन उसकी वजह से अमवात ज्यादा होती है। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना से जितनी बीमारियां हो रही हैं उससे ज्यादा डेथ्स तो मलेरिया में हो रही हैं। तो इसलिए ये कि हमें चाहिए कि लोगों को आगाह करें, उनमें अवेयरनेस आए कि ये इस मलेरिया से किस तरह से इसका बचाव करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी की वजह से मौत वाक़ई हो सकती है। और पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन एक साल में 4.25 लाख के करीब बच्चे जो है मौत का शिकार हो जाते हैं, सिर्फ मलेरिया उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। अगर हम देखेंगे कि इंसिडेंस की बात करेंगे तो लाखों में, ये 4.25 लाख तो डेथ्स होती है, लेकिन जो केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हैं उसमें। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो सूबे में मलेरिया का इंसिडेंस है वो ज्यादातर केपी के नॉर्दर्न एरियाज और उसमें ज्यादा है। उसके बाद निस्बतन सिंध में ज्यादा है, फिर बलूचिस्तान, और आखिर में पंजाब का हिस्सा आता है। तो ये इस तरह से पाकिस्तान में कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है, कहीं पे दरमियाना है, कहीं पे कम है। पंजाब में जरा दूसरे सूबों के निस्बतन कम है, लेकिन है हर जगह पे। मलेरिया हर जगह पे पाई जाती है। ऐसी बात नहीं है कि ये फला जगह पे नहीं है और फला जगह पे है, हर जगह पे है। कम और ज्यादा का फर्क जरूर है उसमें। तो इसलिए यह है कि इससे हमें पता होना चाहिए कि बीमारी मुहल्लिक बीमारी है और इसका बचाव मुमकिन है और इलाज भी मुमकिन है। तो जिस बीमारी का बचाव भी मुमकिन हो और इलाज भी मुमकिन हो, तो इसलिए जरूरी है कि हम बचाव और इलाज दोनों की तरफ जाएं कि हम उस चीज से बच सकें। और ये बीमारी वो बीमारी है कि जैसे कुछ बीमारियां होती हैं कि जो गरीब लोगों में होती है, कुछ मुतवस्सित तबके में होती है, कुछ होती है कि जो अमीर लोगों में होती है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि जो हर एक को अफेक्ट करती है, सारे तबकों में जो है वो पाई जाती है। क्योंकि मच्छर ये नहीं देखता कि कौन सा हर घर में घुस आता है, ठीक है। मच्छर के लिए कोई पाबंदी नहीं है, तो वो हर जगह पहुंच सकता है। तो हर आदमी को, हर बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, चाहे अमीर घराने का हो या चाहे गरीब घराने का हो। तो ये वो वाली चीजें हैं कि कुछ बीमारियां जैसे दूसरे में तबकात में होती है, ये वो उसमें नहीं है। हर जगह, हर मुल्क में तकरीबन, और हर तबके को असरअंदाज करती है। राइट सर। सर, अलामात क्या क्या होती हैं मलेरिया के? मलेरिया में अलामात जो है वो बहुत होती हैं। सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि चोर बुखार जिसे हम कहते हैं वो होता है। और चोर बुखार उसको हम कहते हैं कि जो बुखार वक्फे के साथ आए। कुछ बच्चों में ये होता है कि एक दिन बुखार आता है, फिर छोड़ के एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पे बुखार आता है। या कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि 12 घंटे का वक्फा होता है, सुबह में बुखार होता है, फिर शाम में उतर जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह में होता है।
अगर इस तरह की अलामात है कि हम चोर बुखार जिसे कह रहे हैं वो चीज आ रही है और उस बुखार तेज शदीद बुखार होता है, जब उतर जाता है तो बिल्कुल कंप्लीट नॉर्मल पे आ जाता है, और जब बुखार होता है तो बहुत तेज होता है और बुखार सर्दी के साथ लगता है। अगर सर्दी के साथ तेज बुखार और जोर बुखार आ रहा है तो ये सबसे पहली और बड़ी अलामत है कि बच्चे को मलेरिया की तकलीफ है। उसके अलावा मलेरिया में क्योंकि खून जो है वो कम हो जाता है, सुकड़ जाता है, एनीमिया हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा पेल नजर आता है और वो बड़ी आसानी के साथ जो है माँ बाप समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो बिल्कुल पेल पड़ गया है तेज बुखार के साथ। तो ये दो बड़ी अलामत हैं जो आम आदमी माँ बाप देख सकते हैं, बच्चे में समझ सकते हैं। अगर इस तरह की चीज है तो वो समझ सकते हैं कि मलेरिया का बुखार है, और जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसको आराम के साथ उसके एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा कि बच्चा पेल है, एनीमिक है, और बुखार कितना है, हाई ग्रेड है, लो ग्रेड फीवर है, उसमें तिल्ली बढ़ी हुई है या नहीं, जिसको हम स्प्लीनिक एनलार्जमेंट कहते हैं, जो बड़ी कॉमन फाइंडिंग है मलेरिया में। लेकिन जरूरी नहीं कि 100% बच्चों में स्प्लीन बढ़ी हो, लेकिन अक्सर बच्चों में ये बढ़ी हुई होती है, तो उसमें से भी ये अंदाजा होता है कि भाई इसकी में मलेरिया है। इसमें अलावा एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी ये चीज होती है कि जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें एंडेमिक एरिया है, मलेरिया जोन है, तो उसमें अगर इस तरह के बुखार आता है तो हम समझते हैं कि ये मलेरिया की वजह से ही है। और अगर उसमें और कोई एग्जामिनेशन फाइंडिंग नहीं है, जैसे उसका गला साफ है, कान में कुछ नहीं है, चेस्ट क्लियर है, मीन्स कि हम कहते हैं कि कोई और क्लियर कट फाइंडिंग नहीं है सिवाय बुखार के, और अगर स्प्लीनिक एनलार्जमेंट है तो ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है जिसके बेसिस से हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये मलेरिया है। और अगर उसमें कोई शक की बात हो तो उसमें टेस्ट किया जा सकता है मलेरिया का। मलेरिया पैरासाइट करते हैं, स्लाइड लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह पे अवेलेबल है, जहां जहीं पे गवर्नमेंट फैसिलिटी है तो वहां पे ये मलेरिया पैरासाइट का स्लाइड लेते हैं। डीएचओ साइड वाले जो हैं वो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट भी वहां पे 10-15 मिनट के अंदर अंदर रिपोर्ट भी दे देते हैं कि मलेरिया उसमें मौजूद है या नहीं है। अगर प्राइवेट लैब से करवाना चाहते हैं तो आईसीटी मलेरिया का टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें उसी वक्त आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा कि मलेरिया मौजूद है और आप उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। अब मसला आता है कि सिर्फ मलेरिया की अलामत तो ये हैं, लेकिन अगर मलेरिया का प्रॉपर तरीके से इलाज ना किया जाए, टाइम पे मलेरिया का इलाज नहीं किया जाता या तशखीस नहीं हो पाती, तो उससे मलेरिया की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, वो बहुत नुकसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस उसकी किडनीज पे होती है, रीनल कॉम्प्लिकेशन में चला जा सकता है, लंग्स में फेफड़ों की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें जा सकता है। उसके अलावा लिवर पे इफेक्ट करता है, जैसे मलेरियल हेपेटाइटिस हम कहते हैं। सबसे खतरनाक चीज जो होती है मलेरिया का होता है कि दिमाग पे असर होना, और दिमाग पे असर हो जाता है तो हम उसको कहते हैं दिमागी मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया। और जो ज्यादातर डेथ्स होती हैं वो सेरेब्रल मलेरिया की वजह से होती है, सबसे कॉमन डेथ्स। नेक्स्ट होती है रीनल फेल्यूर की वजह से जो है। उसमें ब्लैक वाटर फीवर भी एक कॉमन चीज है जो बच्चों में होता है, लेकिन आजकल उसके इंसिडेंट्स कम है, लेकिन सेरेब्रल मलेरिया ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। सेरेब्रल मलेरिया में दिमागी मलेरिया जिसको कहते हैं, बेहोश हो जाता है बच्चा, दौरे पड़ जाते हैं। अगर किसी बच्चे को मलेरिया का अंदेशा है और बेहोश हो जाता है या झटके आने शुरू हो जाते हैं तो एकदम से अस्पताल उसको मुंतकिल किया जाना चाहिए कि उसका जल्दी से इलाज हो जाए सेरेब्रल मलेरिया का, क्योंकि अगर उसमें देर हो गई तो फिर मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये कॉमन अलामत हैं जिससे आम आदमी समझ सकता है कि भाई मेरे बच्चे को मलेरिया है या नहीं है, और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इसमें एक और चीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पे भी रोशनी डालिए कि वो कौन सी हिफाजती तदाबीर हैं कि जिस पर अमल पैरा होकर हम खुद और माशरे को इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। अब ये कि बचाव के लिए तरीके तो बहुत हैं, और ये मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम भी डब्ल्यूएचओ की तरफ से काफी अरसे से पाकिस्तान में भी 60s से चला रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलेरिया का इंसिडेंस या प्रिवेलेंस जिसको हम कह लें वो कम नहीं हुआ और ये बीमारी बढ़ती जा रही है।
उसके सबसे बड़ा सबब जो है वो है मच्छर का मौजूद होना। अब ये कि हम मच्छर को खत्म नहीं कर सके, और मच्छर खत्म क्यों नहीं कर सके, वो उसकी वजह है कि गंदगी और पानी, जहां भी पानी खड़ा होता है तो ज्यादातर आपने देखा होगा पॉन्ड्स है, तालाब, दूसरी चीजें ऐसी जगह है, धुब्बे जहां पे गंदगी होती है, गंद भी पड़ा होता है, पानी भी होता है, तो उसमें फिर मलेरिया बढ़ जाता है। और खासतौर पे आपने देखा होगा कि ऐसा सीजनल इंसिडेंट ज्यादा है। जब भी बारिश का मौसम होता है और गर्मियां होती हैं, जैसे कि जून से लेकर सितंबर, ये महीने जो है इनमें मलेरिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह ये हो जाती है कि इसमें गंदगी ज्यादा होती है, मच्छर जो है वो ज्यादा उसकी पैदाइश होती है, और उसकी वजह से जो है ये होता है। अगर हम इस गंदगी को खत्म कर सकें और इसके मच्छर की पैदाइश की जगह जो पानी वगैरह, खड़ा पानी जहां पे हो, उसको खत्म कर सकें, तो उससे यह है कि फिर हम बचाव कर सकते हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि जहां पे तरक्की पजीर ममालिक हैं, यूरोप है, अमेरिका वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया है, इन जगहों पे मलेरिया बहुत ही कम है, ना होने के बराबर जो है। और ज्यादातर ये ममालिक जो है, जैसे हमारे पाकिस्तान है, डेवलपिंग कंट्रीज दूसरे है, अफ्रीका है, एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, इनमें इंसिडेंट्स वजह होने की भी यही है कि हमारे पास गंदगी, पॉल्यूशन जो है वो ज्यादा है, और पानी जो है, क्योंकि ये ब्रीडिंग स्पॉट है, यहीं से मच्छर पैदा होता है, बड़ा होता है। अगर हम उसको, जहां पे मच्छर की पैदाइश होती है, उस चीज को खत्म कर दें, तो ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, वाटर सप्लाई का निज़ाम सही नहीं है, तो उसकी वजह से जगहों जगहों पे आप देखेंगे, शहरों में, गांव में, हर जगह पानी खड़ा होता है और ये गंदगी भी होती है। उस पे फिर मच्छर जो है वो पलता है, बड़ा होता है, और ये मच्छर काटता है। क्योंकि जब मच्छर होगा तो उसको आप रोक नहीं सकते कहीं पे आने के लिए। लेकिन हाँ, उसमें भी तदाबीर है कि मॉस्किटो नेट्स, आम आदमी जो है मॉस्किटो नेट से भी बहुत अरसे से चली आ रही है और मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे मॉस्किटो नेट इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि जहां जहां पे भी मॉस्किटो ज्यादा हैं, मच्छर हैं, और मलेरिया का इंसिडेंट ज्यादा है, लोग इसको मॉस्किटो नेट्स को खासतौर पे रात के टाइम पे, क्योंकि ज्यादा मसला होता है, रात को सोते वक्त अगर ये मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल कर लें, मच्छरदानी सोते वक्त, तो मच्छर जो है वो उसमें अंदर नहीं घुस सकता, और जब अंदर नहीं घुस पाएगा तो काट नहीं पाएगा, जब काट नहीं पाएगा तो मलेरिया भी नहीं होगा। तो मॉस्किटो नेट्स जो है वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बचाव के तौर पे। तीसरी बात ये होती है कि कुछ आजकल जेल्स वगैरह है कि जो आप अप्लाई करें बॉडी पे, तो उससे भी है कि मच्छर आपके करीब नहीं आएगा। उसके अलावा जैसे हम स्प्रे करते हैं पंप से, अगर आप समझते हैं कि कमरे में कहीं पे मच्छर घुस आया है, सिर्फ आप स्प्रे कर दें फिनिश वगैरह का, तो उससे भी मच्छर को आप मार सकते हैं। और ये इतनी महंगी चीजें नहीं है जो आम चीज पे, आम पे अगर आप मच्छर का स्प्रे रोजाना करेंगे अपने घरों पे जो है, रोजाना तकरीबन आपका कोई 10-15 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं आएगा। उसके अलावा मास लेवल पे भी जहाँ पे ये हुकूमत समझती है कि यहाँ पे मलेरिया का इंसिडेंस बढ़ गया है, पहले जमाने में तो हेलीकॉप्टर्स और जहाजों के साथ आपने सुना होगा कि स्प्रे करते थे, लेकिन आजकल नहीं देखा जा रहा। और अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये होना चाहिए, बहुत पहले होता था कि जहाज, छोटे जहाज जो आते थे उसके साथ स्प्रे करते थे, पूरी एरिया में जो है वो स्प्रे होता था। उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी वाले जो है शहर में गाड़ी पे, जैसे सुजुकी है आपके पास है कोई, उसमें स्प्रे गन जो है वो उसके पीछे लगी होती थी, जैसे आजकल आपने देखा होगा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर रहे हैं, तो इस तरह का मॉस्किटो स्प्रे करवाते थे। लेकिन वो भी आजकल कम हो गया, हुकूमत की तवज्जो दूसरी चीजों पे ज्यादा है और इस पे मलेरिया या उसके बचाव के तरीकों पे बहुत कम है। वरना ये बड़े इफेक्टिव तरीके हैं कि अगर उसका मॉस्किटो स्प्रे जो है किया जाए मास लेवल पे, बड़ी लेवल पे, थ्रू हेलीकॉप्टर्स के, छोटे जहाजों के थ्रू, छोटी गाड़ियों के थ्रू शहरों में किया जाए, तो कम से कम उसमें फायदा ये होता था कि 2-3 महीने तक वो मच्छर जो है मर जाता था। फिर उसके बाद अगर हर 2-3 महीने के बाद ये साइकिल रिपीट की जाती है, तो इंशाल्लाह 12 महीने आपके पास जो है वो मच्छर नहीं होगा। जब मच्छर ही नहीं होगा तो फिर ये है कि मलेरिया भी नहीं होगा। तो ये कुछ बचाव के तरीके हैं। उसके अलावा फिर दूसरा एक और है कि जिसको हम कीमोप्रोफिलैक्सिस कहते हैं, कि मच्छर की दवाई आप खाते रहें कि आपको ना हो। लेकिन यह है कि वो उसमें ये उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं,
जनरली रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ ये उनके लिए होता है कि जो बाहर से आ रहे हैं, या जैसे यहाँ से कुछ लोग अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, या वहां से जो लोग वहां से आते हैं यहाँ पे, तो वहां पे क्योंकि मलेरिया नहीं है तो उनको एडवाइस किया जाता है कि जब तक आप पाकिस्तान में स्टे करते हैं या ऐसे मुल्क में स्टे कर रहे हैं जहाँ पे मलेरिया का ज्यादा है इंसिडेंस, तो आप हर हफ्ते में ये गोली जो है मलेरिया की खा लें। एक हफ्ते में एक गोली, उससे ये है कि आपका मलेरिया का बचाव हो सकता है। 6-8 हफ्ते के लिए जब तक आप रहते हैं खा लें, तो ये तो मुमकिन है। लेकिन हमारे लोग जैसे पाकिस्तान में हैं, ये बड़ा मुश्किल है कि आप पूरा साल जो है पूरी उम्र मलेरिया की दवाई खाते रहे। तो ये कुछ चीजें हैं, चंद तदाबीर हैं जिनको अगर आप अपनाएं तो उससे हम मलेरिया से बहुत आसानी के साथ बचाव कर सकते हैं। नो डाउट सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम मालूमात फराहम करने का। और मैं समझता हूँ कि इन मालूमात के ऊपर, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर मुझ समेत हर शख्स इस पे अमल करे तो मैं समझता हूँ कि हम खुद भी और माशरा भी इस बीमारी से बच सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सो नाइस ऑफ यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।